हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। देखिए, अगर मैं बात करूं मध्यकालीन इतिहास की ना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल सल्तनत। ये दोनों से ना इतने ट्रिमेंडस क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू इतना ट्रिमेंडसली पढ़ा दूंगी कि आपके क्वेश्चन उससे फंसने ही फंसने हैं, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा बुक रीड करेंगे, अपने नोट्स को रीड करेंगे और प्रॉपर एक रणनीति के तहत स्टडीज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं आपको दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली जो है ना, जो है हमने इसके पहले के चैप्टर में हमने कावेरी डेल्टा के बारे में बात किया है, नए राज्य और उसके राजा के बारे में। ठीक है, लेकिन आपने क्या गौर किया कि दिल्ली का जिक्र कहीं नहीं हुआ? ठीक है, राजधानी के तौर पे। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि 12वीं शताब्दी में ना दिल्ली जो है महत्वपूर्ण शहर का केंद्र बना। ठीक है, अब देखिए, अभी हम तालिका 1 पर नज़र डालेंगे। हम देखेंगे कि पहले पहल जो है तैमूर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। ठीक है, और 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने, यानी कि जिन्हें हम चहमान नाम से भी जानते हैं, अब देखिए चहमान के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ने परास्त किया। और तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली जो है एक वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ठीक है, और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। अब देखिए, मैं आपको बता दूँ कि 13वीं सदी के आरंभ में ना दिल्ली सल्तनत की आरंभ हुई। ठीक है, जब गुलाम वंश से इसकी शुरुआत होती है, तो देखिए इसमें जो है ना गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, बेसिकली इन वंश से जो है क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं वंश पे हमारा आज का फोकस रहेगा और इन वंश को हम आज देखेंगे। तो देखिए, क्या है ना कि जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 13वीं सदी के आरंभ में हुई। और क्या हुआ, देखिए जिस इलाके में हम आज दिल्ली नाम से जानते हैं ना, वहाँ कई सुल्तानों ने, जिनकी हम आगे अभी बात करेंगे, अनेक नगर बसाए। ठीक है, और मानचित्र 1 देखकर देहली एक कुहना सीरी जहाँपना को पहचानिए। अब देखिए, मैं मानचित्र दिखा दूँ आपको, ये देखिए। तो देखिए, मैप में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, तो ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगर मैं ये सीरी की बात करूँ तो ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और तो इसी प्रकार जो है चीज़ें हम आगे भी देखेंगे जब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। अब देखिए, अब आप ये चार्ट देख लीजिए, इसके पश्चात हम इनका जो है आरंभिक शताब्दी देख लेते हैं। ये देखिए तोमर, और यहाँ पे जो है आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165, अनंगपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। तो देखिए, बेसिकली क्या है ना कि यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। जब जो है मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किया, तो उस समय वहाँ का शासक था पृथ्वीराज चौहान। ध्यान रखेंगे, उस समय शासक था पृथ्वीराज चौहान। 1191 में, ध्यान रखेंगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, नोटबुक साथ में रखा करिए और जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ वो आप नोट डाउन करते रहा करो। तो बात करती हूँ 1191 ईस्वी की, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को परास्त किया, यानी कि हरा दिया। इसके पश्चात ये आता है 1192। 1192 ईस्वी में ना मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। तो तराइन के युद्ध के पश्चात ना भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। ध्यान रखेंगे, तराइन के युद्ध के बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई और 1193 में दिल्ली भारत में जो है गौरी की राजनीतिक, यानी कि मोहम्मद गौरी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। तो ये जो तराइन की दूसरी लड़ाई है ना, वो भारतीय इतिहास की एक निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय चौहानों का राज्य जो है उत्तरी भारत का प्रमुख राज्य था और इसकी हार के बाद उत्तर भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हुई। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, प्रारंभिक तुर्की शासक, सबसे पहले आता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के शासक हैं, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक,
शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसके पश्चात आता है खिलजी वंश। देखिए कभी कभी ना सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसीलिए मैं बता रही हूँ सीक्वेंशियल तरीके से। गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के शासक कौन कौन से हुए? जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। इसके पश्चात आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासक कौन कौन थे? पहले शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, इसके बाद मोहम्मद तुगलक, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद आते हैं सैयद वंश, तो इसके शासक कौन था? खिज्र खान। इसके बाद आता है लोधी वंश, जिसके शासक थे बहलोल लोधी। अब हम इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। देखिए बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से गुजरना है, तो आपको ये चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको अब स्टार्ट करती हूँ गुलाम वंश के शासकों से। ठीक है, तो मैं जो है ना वही चीज़ बताऊँगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ का और दावा करती हूँ कि इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं पूछ सकता। मैं दावा करती हूँ, चाहे आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओ या फिर किसी चीज़ का भी पेपर उठा के देख लो, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक, जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें मैं काल लिखना भूल गई, तो आप लोग नोट डाउन कर लो। इसका शासन काल था 1206 से लेके 1210 तक। इसने जो है 1206 से लेके 1210 तक शासन किया। अब देखिए जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो वही चीज़ें लिखी गई हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा निचोड़ है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, अब देखिए उपाधियाँ क्या क्या थी कुतुबुद्दीन ऐबक की? लाख बख्श, क्योंकि ये दान बहुत ज़्यादा दानी था, बहुत ज़्यादा लाखों का दान करने वाला था। ठीक है, इसे हातिम द्वितीय की भी उपाधि मिली और कुरान खां की भी उपाधि मिली। और अभी मैं बताऊंगी आपको, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। देखिए क्या है ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तुर्क जनजाति का था। उसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। ठीक है, वह जो है ना बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गया था और एक व्यापारी द्वारा निशापुर के बाजार में लाया गया। वहाँ काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी द्वारा खरीदा गया। तो पुनः कुकी के पुत्रों ने एक व्यापारी को इसे बेच दिया और व्यापारी ने गजनी लाकर इसे किसको बेचा? मोहम्मद गौरी को। ध्यान लगे रखेंगे, गजनी लाकर मोहम्मद गौरी को बेच दिया। अब मोहम्मद गौरी के सहायक के रूप में ना इसने जो है अमीर ए आखुर, ध्यान रखेंगे, अमीर ए आखुर यानी कि अश्वशाला प्रधान का पद जो है प्राप्त किया। ठीक है, इसके पश्चात जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने पदवी संभाली। ठीक है, तो क्या हुआ? ऐबक ने लाहौर पहुंचकर 25 जून, ध्यान रखेंगे 25 जून 1206 में, ध्यान रखेंगे 25 जून 1206 में गद्दी संभाली। तो ऐबक को ना भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। अब शासन में बैठने के बाद ना उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि वो मालिक और सिपह सलार की पदवियों से संतुष्ट रहा। तो ध्यान रखेंगे मालिक और सिपह सलार की पदवियों से संतुष्ट रहा, पदवी से। ठीक है, अपने नाम से ना कोई सिक्का चलाया इसने और ना ही कोई खुतवा पढ़वाया। ठीक है, और सिंहासन पर बैठने के पश्चात ना ऐबक ने गौरी के अन्य उत्तराधिकारियों जैसे कि देखिए ताजुद्दीन यलदौज हो गए, गयासुद्दीन मोहम्मद, नासिरुद्दीन कुबाचा के विरोध का सामना किया। अब देखिए मिन्हाज उस सिराज के बारे में बता दूं। मिन्हाज उस सिराज ने ना ऐबक को एक वीर और उदार हृदय का सुल्तान बताया है। अब देखिए लाखों का दान करने के कारण इसे लाख बख्श या फिर कह लीजिए हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई। और ऐबक ने हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर, ध्यान रखेंगे आगे देखिए विरोध दबाने के लिए ऐबक ने वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। ठीक है, और लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। मिन्हाज उस सिराज तो ऐबक को वीर और उदार हृदय सुल्तान बनाया। अब किन किन विद्वानों को संरक्षण दिया ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसने जो है हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर को जो है संरक्षण दिया। अब इनकी रचना भी देख लीजिए। हसन निजामी की रचना है ताजुल मासिर, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसी बार जो है अभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और फख्र मुदब्बिर की रचना है अदाबुल हर्ब ए शुजाअत, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए
ऐबक द्वारा सूफी संत, ध्यान रखेंगे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ना दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी और जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। अब निर्माण कार्य देख लीजिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब देखिए पूछ लिया जाएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना, कहाँ बनवाया ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया अजमेर में, और कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में। ये तो आप सभी को पता होगा कि कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। किसने बनवाया, जो है इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, लेकिन इसका पूर्ण कार्य जो है किया इल्तुतमिश ने। तो देखिए 1210 में ना चौगान, जिसे कि पोलो कहते हैं, देखिए घोड़े में चढ़ के जो बॉल मारते हैं ना उसे पोलो कहते हैं, ठीक है। तो घोड़ों से अचानक गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो अब इसके पश्चात शासनकाल आया इल्तुतमिश का। ध्यान रखेंगे किसका शासनकाल आया, इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश जो था ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या फिर कह लीजिए कि उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था, ठीक है। और इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ध्यान रखेंगे ये वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। यह भी पूछ लिया जाता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तब इल्तुतमिश किस पदवी पर था, तो वो बदायूं के सूबेदार की पदवी पर था, ठीक है। अब इल्तुतमिश की उपाधियां देख लीजिए, अमीर उल उमरा, सुल्तान ए आजम। ध्यान रखेंगे अमीर उल उमरा और सुल्तान ए आजम, ठीक है। और देखिए इल्तुतमिश ने ना सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। तो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सा ऐसा शासक है जिसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, तो वो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के ना बेसिकली 3 विरोधी थे, ध्यान रखेंगे। पहले गजनी के यल्दुज, दूसरा सिंध के में कुवाचा और बंगाल का अली मर्दान। ध्यान रखेंगे। तो देखिए 1215 में ना यल्दूज को तराइन के मैदान पे हराया, 1217 में कुबाचा को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई और 1221 में चंगेज खान मंगोलों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। अब बात करते हैं तुर्कान ए चहलगानी, जिसे चारगान भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यह ना इल्तुतमिश के गुलाम सरदारों का संगठन था और इल्तुतमिश ने ना आरंभिक नौकरशाही को संगठित किया। तुर्कान ए चहलगानी में कुछ चुने हुए योग्य और प्रतिभाशाली गुलाम थे, ठीक है, जिनकी संख्या जो है संभवतः 40 थी, इसीलिए चहलगानी जो है ना 40 अंक से बना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आरंभ में ना तुर्कान ए चहलगानी ने एक सशक्त नौकरशाही की भूमिका निभाई और इल्तुतमिश को उनकी स्वामी भक्ति प्राप्त हुई। और क्या हुआ, अपनी इस नौकरशाही के बल पे ना इल्तुतमिश ने सल्तनत की सत्ता का विस्तार किया। लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी की महत्वाकांक्षा जागृत हो गई और नृप निर्माता यानी कि राजक निर्माता भूमि अदा करना आरंभ कर दी। तो कालक्रम में चहलगानी की महत्वाकांक्षा के कारण सुल्तान का पद कमजोर हो गया और इल्तुतमिश के सभी उत्तराधिकारी इस गुट की महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ गए। तो ये चीज़ है। अब देखिए विजित राज्य देख लीजिए, किन किन राज्यों पर अधिकार किया इसने और कब किया। 1226 में रणथंभौर, 1227 में परमारों की राजधानी मंदसौर, 1220-21 में जालौर, 31 में ग्वालियर, 33-34 में कालिंजर और 34-35 में मालवा पर अधिकार किया, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इल्तुतमिश के समय में ही ना अवध में पिरथू का विद्रोह हुआ। तो पूछा जाएगा एग्जाम में पिरथू का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ, ठीक है। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान था खोखरों के विरुद्ध। किस किस विद्वानों को संरक्षण दिया ये भी देख लीजिए। हमने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के विद्वानों का संरक्षण देख लिया है। इसमें देखिए इल्तुतमिश ने किन किन विद्वानों को संरक्षण दिया, तो मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन। तो मिनहाज उस सिराज की बहुत फेमस बुक है, एग्जाम में पूछा जाता है, तबकाते नासरी फारसी भाषा में है जो कि, ठीक है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और ये ऐसा पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। तो पूछा भी जाता है एग्जाम में कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया, तो ये चलवाया इल्तुतमिश ने। ध्यान रखेंगे। तो देखिए स्थापत्य कला के क्षेत्र में ना इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया, ठीक है। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है, ठीक है। और 1231 में सुल्तानगढ़ी में, ध्यान रखेंगे, सुल्तानगढ़ी में उसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का जो है मकबरा
पहला मकबरा था, क्योंकि इल्तुतमिश के शासनकाल में ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी नासिरुद्दीन महमूद की। तो ये जो है मकबरा पहला मकबरा था जो इल्तुतमिश ने बनवाया। ठीक है, अब इल्तुतमिश के निर्माण कार्य देख लेते हैं। सबसे पहला है अतारकीन का दरवाज़ा। ये कहाँ है? जोधपुर में। जो चीज़ में ये निर्माण कार्य चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक के, चाहे इल्तुतमिश के और आने वाले जिन भी शासकों के निर्माण कार्य बताऊंगी वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हौज ए शमसी, ठीक है, ये कहाँ बनवाया? बदायूं में, हौज ए शमसी। और जामा मस्जिद भी बनवाया बदायूं में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एक बार मैं आपको और बता दूं, अतारकीन का दरवाज़ा जोधपुर में, हौज ए शमसी बदायूं में और जामा मस्जिद बदायूं में। ठीक है, इसके पश्चात जो है इल्तुतमिश के पश्चात आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1236 में इसका शासनकाल था। तो ये जो है ये अयोग्य सिद्ध हुआ। देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ना तुर्की अमीरों ने उसके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, लेकिन इल्तुतमिश ने ना अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी इंद्रिय लोलुप व्यसनों के कारण अयोग्य सिद्ध हुआ। और वह जो है ना उस समय बागडोर अपनी माँ यानी कि उनकी माँ थी शाह तुर्कान के हाथों में थी। तो फिरोज और उसकी माँ के अत्याचारी शासन के हर तरफ विद्रोह फूट पड़ा। तो विद्रोह को दबाने के लिए ना जैसे ही फिरोज राजधानी के बाहर गया, रजिया सुल्तान इस अवसर का लाभ उठाई और लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग का प्रतीक जिसे माना जाता है पहनकर दिल्ली की जनता को जो सामूहिक नमाज पढ़ने के लिए एकत्र हुई थी से अपील की और उसने तुर्कान के अत्याचारों और राज्य में फैली अव्यवस्था का वर्णन किया और जनता से सहायता मांगी और शासक बनी। तो 1236 से 40 के मध्य जो है रजिया सुल्तान ने शासक किया। ये देखिए रजिया सुल्तान, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। और उपाधि थी इनकी उम्दत उल निस्वा, ध्यान रखेंगे उम्दत उल निस्वा। तो रजिया के मामले में ना पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। तो देखिए ये जो रजिया थी ना प्रशासन के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुष जैसा वस्त्र यानी कि कवा कुर्ता और कुलाह पगड़ी का एक प्रकार को अपनाया। उसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और वह दरबार में बैठती थी और शासन के कार्य संभालती थी और उसका विद्रोह जो है ना तुर्की अमीरों ने किया। ठीक है, और जो है रजिया के काल में पदों पर नियुक्त देखिए एतगीन को उसने जो है बदायूं का अक्तादार नियुक्त किया, अल्तुनिया को तबर हिंद जो कि भटिंडा में है का अक्तादार नियुक्त किया, जलालुद्दीन याकूत को उसने अमीर आखुर यानी कि अश्वशाला प्रधान का को जो है नियुक्त किया। तो देखिए क्या हुआ ना कि तबर हिंद के इक्तादार अल्तुनिया से विवाह कर रजिया ने दिल्ली के तख्त को पुनः प्राप्त कर लिया, लेकिन कैथल के समीप बहराम से पराजित हुई। तो 13 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे 13 अक्टूबर 1240 को रजिया की हत्या कर दी गई। तो रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण है ना तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं। तो देखिए कुछ इतिहासकार जो है ना रजिया की असफलता के कारण उसकी महिला होना मानते हैं। मैं बात बताऊं आपको, एल्फिंस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। ये चीज़ कहा था एल्फिंस्टन ने। रजिया के पश्चात शासक बना मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42। तो इसने उपाधि ग्रहण की नायब ए मुमलकत, ध्यान रखेंगे नायब ए मुमलकत। ठीक है, तो ये जो है 1241 में तुर्क सरदारों ने बहराम शाह का वध कर दिया। अब आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने जो है लिख दिया इसमें। तो देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में जो है समस्त शक्ति जो थी 40 सदस्यों के पास थी, जो तुर्कान चहलगानी की बात की थी मैंने इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, वास्तविक शक्ति मुहाजुद्दीन के पास था जो जाति से गैर तुर्क था। ठीक है, इसके समय बलबन जो था ना अमीर ए हाजिब के पद पर था। इसके पश्चात आता है नासिरुद्दीन महमूद। तो इल्तुतमिश का ये प्रपौत्र था, शमसी वंश का 5वां और आखिरी शासक। ठीक है, मिनहाज उस सिराज की तबकाते नासरी उसे समर्पित है। किसे? नासिरुद्दीन महमूद को। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया। सुल्तान ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। ठीक है, तो पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी? तो किसने दी? नासिरुद्दीन महमूद ने। 1265 में सुल्तान की हत्या कर बलबन जो है शासक बन गया।
तो अब बात करते हैं बलबन की। गयासुद्दीन बलबन, जिसने जो है ना 1265 से 1287 तक शासनकाल किया। देखिए बलबन जो है ना 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत के तौर पर और 22 वर्ष सुल्तान के रूप में शासन किया। इसने जो है ना बलबनी वंश की नींव डाली। ठीक है, अब देखिए ये किसके किसके शासनकाल में किस किस पद पे था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार, बहराम शाह के शासनकाल में अमीर आखूर, अमीर हाजिब, नासिरुद्दीन के समय नायब। ठीक है, तो ये जो है ये ऐसा शासक था जिसने ना तुर्कान ए चहालगानी जिसे स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, ख़त्म किया बलबन ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसने जो है ना राजत्व के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब देखिए बलबन जो था ना दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत की स्थापना की और राजत्व संबंधी अपने विचारों को विस्तार पूर्वक विवेचना किया, मतलब बताया। उसने राजत्व का स्वरूप जो है ना फारसी राजत्व से लिया था और उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। ये था इसका राजत्व का सिद्धांत। और बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। देखिए पहला, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ होता है और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, यानी कि सुल्तान पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता। ये चीज़ थी। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी इसने। ध्यान रखेंगे बलबन ने अपनी मृत्यु के पूर्व शहजादा मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब देखिए बात आती है कैकुबाद और कैउमर्स की। तो बलबन का छोटा पुत्र जो था कैकुबाद को सुल्तान बनाया गया बलबन के बाद। ठीक है, और कैकुबाद को लकवा मार दिया जाने के पश्चात उसका 3 वर्षीय पुत्र कैउमर्स, ध्यान रखेंगे, गद्दी पर बैठा। तो जलालुद्दीन ने उसकी हत्या कर खिलजी वंश की जो है स्थापना की। तो अब इसके आगे के पार्ट में हम खिलजी वंश के शासक के बारे में देखेंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं ना कि दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपकी मध्यकालीन पूरी, ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री पूरी। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपने वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।